आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे हमने दो पेपर का है ना अध्ययन पहले कर चुका है पिछले वीडियो में। यहाँ पे आज हम यहाँ पे तृतीय प्रश्न पत्र ना तृतीय प्रश्न पत्र को यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये तृतीय प्रश्न पत्र किससे संबंधित, यहाँ पे लेखा एवं वित्तीय नियमावली सैद्धांतिक पुस्तक रही थी ना, ये सब पुस्तक नहीं रहेगी। यहाँ पे जून 2025 का पेपर है ना। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, एक क्वेश्चन कितने का होता है। देखिए समयावधि तो सबसे पहले 3 घंटे की होती है ना, और पूर्णांक कितना होता है यहाँ पे 100 नंबर का होता है यहाँ पे, है ना। 100 नंबर का होता है, मतलब प्रत्येक इसमें 5 क्वेश्चन बनाने रहते हैं यहाँ पे, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। तो आपको टोटल कितना यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये होता है ना। ये हो गया यहाँ पे कोई 5 प्रश्न उत्तर दीजिए। यहाँ पे सभी प्रश्नों समान है, मतलब 7 आपको टोटल क्वेश्चन दिए रहेंगे यहाँ पे, उसमें से आपको कितने 5 क्वेश्चन क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करने। पहली बात तो ये प्रश्न पत्र एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोषालय पर व्यक्तिगत निक्षेपों है ना पीडी अकाउंट के समान जमा हेतु प्रस्तुत की गई धनराशि क्या प्रावधान है ना। व्यक्तिगत निक्षेपों यहाँ पे जो भी व्यक्तिगत निक्षेप हैं उसको जमा करने हेतु प्रस्तुत की गई धनराशि पर क्या प्रावधान है ना, तो इसको अपने बताना है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धन एवं ऋण ज्ञापन पर टिप्पणी कीजिए है ना। धन एवं ऋण ज्ञापन पर टिप्पणी कीजिए यहाँ पे ये है ना, धन है ना और ऋण है ना, धन और ऋण ज्ञापन पर है ना टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे पूंजी कैपिटल तथा राजस्व रेवेन्यू में व्यय वितरण के सामान्य सिद्धांत सविस्तार पूर्वक लिखिए ना। पूंजी कैपिटल है ना, पूंजी कैपिटल यहाँ पे राजस्व रेवेन्यू के व्यय वितरण के सामान्य सिद्धांत को सविस्तार पूर्वक लिखिए ना। पूंजी कैपिटल एवं राजस्व रेवेन्यू के व्यय वितरण के सामान्य सिद्धांत को सविस्तार पूर्वक लिखिए है ना। ये हो गया अपने यहाँ पे तीसरा है ना। भंडार की प्राप्ति तथा उसे प्रदाय करने के बारे में क्या निर्देश है, संक्षेप में लिखिए ना। भंडार की प्राप्ति तथा उसे प्रदाय करने के बारे में क्या निर्देश है ना, तो इसके बारे में बताना है यहाँ पे। दूसरा क्या बोले, पूंजी और राजस्व के बारे में ना, पूंजी और राजस्व के बारे में यहाँ पे। तीसरा क्या बोले, भंडार की प्राप्ति है ना और उसे प्रदाय करने के बारे में है, तो भंडार की प्राप्ति और उसे प्रदाय कैसे करना है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान देगा उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तीसरा क्वेश्चन ब क्या दिया, स्थायी अग्रिम 20 नंबर का क्वेश्चन भाई यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐड करके देगा ही है ना। तो स्थायी अग्रिम यहाँ पे परमानेंट एडवांस से संबंधित नियमों को संक्षेप में लिखिए ना। स्थायी अग्रिम मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, परमानेंट एडवांस से संबंधित है ना निक्षेपों को संक्षेप में क्या करना है यहाँ पे वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि है ना, CGPF के लेखांकन का संपूर्ण बजट शीर्ष का विवरण सहित उल्लेख कीजिए ना। संपूर्ण बजट शीर्ष का क्या करना है यहाँ पे, विवरण सहित उल्लेख करना है यहाँ पे। वित्तीय अधिकार पुस्तिका है ना भाग 1 का पुनर्निरीक्षण कब किया गया तथा कितने खंडों में विभाजित है ना। वित्तीय अधिकार पुस्तक का क्या किया गया यहाँ पे, पुनरीक्षण किया गया है ना। एक वित्तीय अधिकार पुस्तक होती है उसका क्या किया जाता है यहाँ पे, पुनरीक्षण किया जाता है। तो कितने खंडों में विभाजित उसके बारे में बताना है ना, कितने खंडों में विभाजित है। पांचवा क्या बोला यहाँ पे, ई पेमेंट से है ना, ई पेमेंट से क्या बोला यहाँ पे, ई पेमेंट से शासकीय खाते में राशि जमा किए जाने की क्या प्रक्रिया है ना। ई पेमेंट से क्या करते हैं यहाँ पे, शासकीय खाते में राशि जमा कर देते हैं। जैसे PWD में ई कुबेर चल रहा है ना, ई कुबेर चल रहा है यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे अलग अलग प्रावधान किए गए यहाँ पे। तो ई पेमेंट के सिस्टम क्या है ना, नवीन कार्यालय को कोषालय से आहरण प्रारंभ किए जाने संबंधी कार्रवाई करना कीजिए। कोई नवीन कार्यालय खुला है तो उसको कोषालय से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है ताकि वो आहरण क्या कर सके, प्रारंभ कर सके। तो इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे निम्नलिखित अंतर स्पष्ट कीजिए। देयक प्रमाणक है ना, देयक बिल एंड वाउचर्स है ना, बिल जो संबंधित है ना से प्राप्त होता है यहाँ पे वाउचर है ना। चढ़ाने के बाद जो है ना ऑनलाइन अगर जैसे हम बिल को चढ़ाते हैं तो उसके बाद एक वाउचर की कापी निकलती है, तो उसके बारे में है ना। बजट एवं अनुपूरक बजट यहाँ पे, बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे, अनुदान एवं ऋण सब्सिडी और डेप है ना, आकस्मिक व्यय और आकस्मिक निधि है ना, कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी फंड है ना। आकस्मिक व्यय और आकस्मिक क्या बोले यहाँ पे, निधि है ना। सीमित निविदा और खुली निविदा है ना, लिमिटेड टेंडर और ओपन टेंडर है ना। तो जैसे बहुत ही कम अमाउंट हो रहा है उसको सीमित निविदा बोलते हैं यहाँ पे, और ओपन टेंडर मतलब यहाँ पे जब है ना अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ओपन टेंडर खोलना पड़ता है ना। निम्नलिखित है ना का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है यहाँ पे। बकाया सत्व यहाँ पे है ना, कोषालय वाउचर इसमें कोई सभी 5 के 5 बनाना है इसमें ना। तो बिल ट्रांजिट रजिस्टर यहाँ पे, बकाया सत्व बोला मैंने यहाँ पे, कोषालय वाउचर स्लिप, बिल ट्रांजिट रजिस्टर, जन्म तिथि में परिवर्तन जैसे करना है यहाँ पे है ना। तो ये जन्म तिथि परिवर्तन मतलब जैसे आपके यहाँ पे जो अपना जो वो रहता है ना, सर्विस बुक सेवा पुस्तिका यहाँ पे है ना, सर्विस बुक में अगर यहाँ कहीं आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत हो गया है तो उसको कैसे सुधार करेंगे है ना। व्यक्तिगत निक्षेप यहाँ पे, लेफ्ट डिपॉजिट यहाँ पे ये हो गया है ना। तो इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको अपने को देखना है ना। अब ये जो है यहाँ पे वही चतुर्थ पेपर है, पर इसमें क्या किया गया, पुस्तक को ऐड कर दिया गया है ना। सब्जेक्ट वही यहाँ पे लेखा एवं वित्तीय नियमावली व्यवहारिक है ना। प्रश्न आगे किसमें अनिवार्य है आप, क्योंकि ये मतलब व्यवहारिक है भाई, ये प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है। तो एक क्वेश्चन अनिवार्य, बाकी 5 प्रश्न हल कीजिए यहाँ पे। कोई 5 प्रश्न हल करना है ना, पहला तो अनिवार्य है तो पहला प्लस 4 तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हल करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर के, मतलब ये कितने 100 अंक का पेपर है यहाँ पे, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे है ना।
निम्नलिखित विवरण के आधार पर उप संचालक राज्य वित्त आयोग है ना रायपुर द्वारा है ना माह मई 2025 की वेतन देख तैयार कर वांछित प्रमाण पत्र अंकित करते हुए कोषालय भुगतान आदेश अंकित करें, है ना। वेतन लेवल 13 में वेतन 85,200 यहाँ पे, महंगाई भत्ता 53% यहाँ पे, नगर क्षतिपूर्वक भत्ता यहाँ पे 75 है ना, प्रतिनिधि भत्ता यहाँ पे 170-40 है ना। कटौतियाँ कितनी की गई यहाँ पे, सामान्य निधि में 12,000, समूह बीमा में 480, आयकर कटौती 15,000, शासकीय वाहन लाइसेंस शुल्क 250 यहाँ पे, सामान्य भविष्य निधि अग्रिम वापसी 10,000, मकान किराया कटौती 210 यहाँ पे, अधिक भुगतान वसूली 3,000 है ना। अधिक भुगतान वसूली कितना बोला यहाँ पे 3,000 है ना। दूसरा क्या बोला यहाँ पे है ना, वरिष्ठ लेखा अधिकारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जगदलपुर का स्थानांतरण शासन के आदेश क्रमांक 123 दिनांक 4/8/2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय वन मुख्यालय रायपुर हो गया ना। श्री क को जगदलपुर है ना से आदेश क्रमांक 456 दिनांक 8/8/2024 को द्वारा पूर्वाह्न में कार्यमुक्त किया गया ना। पूर्वाह्न में क्या किया गया, कार्यमुक्त किया गया। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र बनाइए और विवरण निम्नानुसार है ना। इसमें क्या बनाना है, अंतिम वेतन प्रमाण मतलब यहाँ पे एलपीसी बनाना है ना, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना है यहाँ पे। तो है ना, अधिकारी का मूल वेतन कितना 87,800 है, महंगाई भत्ता है ना 43,900, अधिसूचित क्षेत्र भत्ता 600 रुपये यहाँ पे, प्रतिनिधि भत्ता 17,560, सामान्य भविष्य निधि अंशदान यहाँ पे 11,000 है यहाँ पे, आयकर कटौती प्रतिमाह कितना है 14,000 है, समूह बीमा योजना यहाँ पे 480 है ना। सामान्य भविष्य निधि अग्रिम वापसी 12,008 की बाकी है। मकान किराया कटौती 210 यहाँ पे। श्री का को अंतिम वेतन भुगतान माह जुलाई 2024 में दिया गया है। एम्प्लॉय कोड इतना है यहाँ पे, वन विभाग डीडीओ कोड इतना है, और श्री का सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक इतना है यहाँ पे, और श्री का आयकर पेन क्रमांक कितना है ना। तो ये हो गया ना। तो इसके ऊपर अपने क्या करना है, इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, श्री क लेखा अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा है ना, जिनका सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक इतना इतना है, उनके सामान्य भविष्य निधि पासबुक के दिनांक 31/3/2024 का अंतिम शेष रूप में राशि 18,20,451 है ना, 18,20,000 है ना 451 रुपये। श्री क मासिक अंशदान रुपये 15,000 रुपये है। माह अगस्त 2023 में उनके द्वारा भविष्य निधि खाते में है ना आंशिक अंतिम विकर्षण यहाँ पे पार्ट फाइनल के रूप में, आंशिक अंतिम विकर्षण बोलते हैं पार्ट फाइनल को ना, पार्ट फाइनल क्या बोलते हैं यहाँ पे, आंशिक अंतिम विकर्षण बोलते हैं। 12 लाख रुपए आहरित किया गया। माह दिसंबर 2023 में अस्थायी अग्रिम के रूप में 2 लाख रुपए भुगतान किया गया, जिसकी वसूली माह में 10 समान किस्तों में की जानी है ना। श्री क दिनांक 31/3/2025 की स्थित सामान्य भविष्य निधि खाते में ब्याज और कुल जमा राशि की गणना करें है ना। उक्त वर्ष में वार्षिक ब्याज की दर 7.1% है ना। उनका जीआईएस में मासिक अंशदान 480 रुपये है ना। उनका जीआईएस में मासिक अंशदान कितना है यहाँ पे 480 रुपये है ना। श्री क संयुक्त संचालक का 12 अप्रैल 2025 में अंबिकापुर से रायपुर है ना प्रशासनिक आधार पर क्या हो गया यहाँ पे स्थानांतरण हो गया, अंबिकापुर से रायपुर है ना। 14 अप्रैल 2025 को उन्होंने भारमुक्त किया गया। 16 अप्रैल 2025 उनके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण किया गया। उस दिन घरेलू सामान परिवहन ट्रांसपोर्ट है ना जेट के माध्यम से कराया गया। श्री क के लिए स्थानांतरण यात्रा देख तैयार कीजिए तथा वांछित परिणाम है ना वांछित प्रमाण पत्र अंकित कीजिए, जिसके अनुसार विवरण निम्नानुसार है ना। मूल वेतन कितना जाएगा यहाँ पे 92,600 है ना। सातवें वेतन लेवल कितना जाएगा 14। छठे वेतनमान बी। स्थानांतरित शहरों की दूरी 337 किलोमीटर यहाँ पे। यात्रा का माध्यम यहाँ पे स्वयं की कार द्वारा यहाँ पे यात्रा में 7 घंटे लगे यहाँ पे। घरेलू सामान परिवहन 25,000 यहाँ पे। पत्नी नाम ख और पुत्र नाम ग है ना। तो इसके आधार पर क्या करना है यहाँ पे अपने को है ना क्या क्या इसका यहाँ पे स्थानांतरण यात्रा देख 30 में क्या करना है तैयार करना है। ये कैसे बनेगा है ना। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के अनुसार शासकीय सेवा को कौन कौन सी अवकाश पात्रता होती है ना, इसको बताना है यहाँ पे। प्रत्येक अवकाश संक्षिप्त विवरण अंकित कीजिए यहाँ पे, और अवकाश स्वीकृति करने वाले सक्षम अधिकारी का एवं उनके प्रत्यायोजन की सीमा को उल्लेख कीजिए है ना। तो थ्योरी को ज़्यादा कोशिश करने की वो बन जाए है ना। कोई भी इसमें 4 क्वेश्चन बनाना था। टोटल कितने क्वेश्चन दिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए है ना। निम्नलिखित बिंदु पर टिप्पणी लिखी यहाँ पे है ना। कार्यालय तो वातानुकूलित यंत्र AC का क्रय यहाँ पे है ना। दूसरा अवशेष देयक यहाँ पे एरियल बिल कोषालय संहिता है ना। सहायक नियम 284 यहाँ पे। मृत स्कंद निष्प्रयोजक वस्तुओं का अपलेखन यहाँ पे। वाहन पात्रता एवं PLO की सीमा यहाँ पे। वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत। मूल पेंशन निर्धारण यहाँ पे। पदग्रहण काल जॉइनिंग टाइम यहाँ पे। प्रतिनियुक्ति भत्ते यहाँ पे। डिप्यूटेशन अलायंस यहाँ पे। दत्तमत एवं भारित है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लेखा शीर्ष है ना। लेखा शीर्ष हेड यहाँ पे और उसके उद्देश्य ऑब्जेक्ट और विस्तृत डिटेल शीर्ष की विवरण दीजिए है ना। राज्य भविष्य निधि सिविल अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि यहाँ पे इसका उद्देश्य 01009। बीमा पेंशन निधि राज्य सरकारी कर्मचारी समूल बीमा 040011। सिविल जमा लोक निर्माण कार्य जमा 10,005। अन्य प्रशासनिक सेवाएं यहाँ पे। अन्य सेवाएं RT प्राप्ति यहाँ पे 14,007। लेखन सामग्री मुद्रण राजपत्र अधिक बिक्री यहाँ पे 33,004।
तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन पेपर 5 देख रहे हैं यहाँ पे, पंचम यहाँ पे जून का ये यहाँ पे प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता पुस्तक है ना। तो इसमें ये भी 3 घंटे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य इसमें भी यहाँ पे लास्ट पेपर में यहाँ पे, और बाकी से इसमें से जैसे 7 क्वेश्चन दिया तो उसमें कोई भी 4 को हल करना है, या 5 क्वेश्चन दिया जाएगा 4 को हल करना है ना। सभी का अंक समान है, पूर्णांक 100 नंबर है ना। मेसर्स XYZ लेखा पुस्तकों में 31 मार्च 2025 ईस्वी में तैयार किए गए तलपट से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिए है ना। तो इसको चिट्ठा तैयार करना है यहाँ पे, लाभ हानि खाता और व्यापार खाता तैयार करना है यहाँ पे। ये सब दिया, स्कंद पूंजी, क्रय विक्रय है ना, विक्रय वापसी, ऋण ऋण ब्याज है ना, लेनदार है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है ना। तो इसके ऊपर कैसे आप यहाँ पे लाभ हानि खाता और विक्रय खाता है ना, सॉरी लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और चिट्ठा तैयार करेंगे, उसके बारे में बताना है ना। समायोजन अंतिम स्कंद रुपये 40,000 है ना। समायोजन भी करना पड़ता है यहाँ पे। वेतन रुपये 8,000 रुपये देना है। मोटर गाड़ी हाथ 5% दर लगाना है। पूंजी ब्याज रुपये 4,000। देनदारों पर 5% दर से डूबत ऋण है तो प्रावधान करना है ना। दोहरी लेखा प्रणाली क्या है ना। दोहरी लेखा प्रणाली यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे डबल अकाउंट सिस्टम यहाँ पे इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं ना, तो उसके बारे में बताना है। बैंक समाधान विवरण क्या है, यह क्यों बनाया जाता है ना। बैंक समाधान विवरण है ना, तो इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर 31 मार्च 2025 को एक बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पे पासबुक में जमा क्रेडिट शेष यहाँ पे रुपये 6,000 रुपये है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्सा है ना। निम्नलिखित सूचना का इस्तेमाल बैंक समाधान विवरण तैयार करना है ना। पासबुक में जमा क्रेडिट शेष 6,000 रुपये, यहाँ पे 1,500 रुपये चेक निर्गमित किए गए, किंतु 900 रुपये चेक ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए। यहाँ पे बैंक में 10 रुपये बैंक द्वारा डेबिट किए गए। यहाँ पे बैंक द्वारा 50 रुपये ब्याज जमा। यहाँ पे 160 रुपये एक चेक ग्राहक द्वारा मिला जिसका रोकड़ बही में लेखा तो कर दिया गया किंतु बैंक भेजना भूल गए। यहाँ पे 250 रुपये का एक चेक बैंक भेजा गया। यहाँ पे बैंक द्वारा जमा किया गया किंतु रोकड़ बही में इसका लेख नहीं किया गया। यहाँ पे 30 मार्च को 800 रुपये का एक चेक बैंक द्वारा जमा करने के लिए भेजा गया, 31 मार्च तक जमा नहीं हो सका यहाँ पे कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इसका समायोजन कैसे करोगे आप, इसके बारे में यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है ना। समायोजन करके क्या बनाना है अपने को, बैंक समाधान विवरण यहाँ पे बनाना है ना। कि नहीं 4 का अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे तलपट चिट्ठा, व्यापार लाभ हानि खाता, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, यहाँ पे पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, इसके ऊपर अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, पंजी या जनरल क्या है, इसकी आवश्यकता है महत्व स्पष्ट कीजिए है ना। पंजी या फिर जनरल क्या है। निम्नलिखित व्यवहारों में है ना मीन रेस की पंजी है ना, ये जनरल पंजी लिखिए ना। निम्नलिखित व्यवहारों में मिस्टर नरेश की पंजी और जनरल पंजी को लिखिए ना। तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करना है यहाँ पे। 1 अप्रैल 2025 को मिस्टर नरेश 20,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये फर्नीचर तथा 5 रुपये माल में से व्यापार शुरू किया। 10 अप्रैल को यहाँ पर राहुल 19,000 रुपये का माल खरीदा। 15 अप्रैल को 3,000 रुपये बीजक मूल्य है ना का माल मिस्टर रघुवंशी ने 10 पैसे व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। यहाँ पे 17 अप्रैल 2025 यहाँ पे कार्यालय है तो फर्नीचर खरीदा 1,000 रुपये। यहाँ पे 18 अप्रैल 2025 यहाँ पे मिस्टर रघुवंशी ने 5,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर भेज दिया। यहाँ पे 20 अप्रैल 2025 यहाँ पे वेतन के 15,000 रुपये, मजदूरी के 500 रुपये, किराए के 400 रुपये और कार्यालय व्यय 300 रुपये तथा बीमा के 150 रुपये दिए। 22 अप्रैल 2025 यहाँ पे कार्यालय एक कर्मचारी को 500 रुपये चुरा लिए है ना। कार्यालय के एक कर्मचारी ने 500 रुपये चुरा लिए। यहाँ पे 24 अप्रैल 2025 अपने मकान की मरम्मत हेतु 800 रुपये आहरण किया। यहाँ पे 25 अप्रैल 2025 यहाँ पे 300 रुपये अग्रिम वेतन दिया है ना। 300 रुपये अग्रिम वेतन दिया है ना। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे तलपट या परीक्षा सूची है ना। क्या है, क्या तलपट खाते की शुद्धता अंतिम प्रमाण है ना। क्या तलपट खाते की शुद्धता अंतिम प्रमाण है। तलपट या परीक्षा सूची क्या है ना। ट्रायल बैलेंस क्या है, क्या तलपट खाते की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है ना, इसको बताना है ना। तो तलपट ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे रोकड़ बही बताया। यहाँ पे एक क्वेश्चन अनिवार्य रहते हैं यहाँ पे और बाकी 7 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन देने पड़ते हैं ना। तो 1 + 4 यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 एक क्वेश्चन कितने होता है, 20 नंबर का होता है। तो 50 × 20 कितना हो जाएगा अपना, 50 × 20 मतलब यहाँ तक 100 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। तो रोकड़ बही है ना, रोकड़ बही कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में मिक्स एक्स की है मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर एक्स की रोकड़ बही बनाई है ना। रोकड़ बही मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कैश बुक है ना, कैश बुक बनाना है, कैश बुक है ना। रोकड़ बही मतलब क्या जाएगा, कैश बुक होता है ना। 1 जून 2025 नगद पूंजी व्यवहार प्रारंभ किया 15,000 रुपये। यहाँ पे 4 जून को नगद फर्नीचर खरीदा 500 रुपये। 8 जून को नगद माल खरीदा 5,300 रुपये। 10 जून को नगद माल बेचा 2,200 रुपये। यहाँ पे 15 जून को गणेश है ना से प्राप्त हुए 4,000 रुपये। यहाँ पे 20 जून को शरद को चुकाए 2,000 रुपये। 25 जून को स्टेशनरी खरीदा यहाँ पे 150 रुपये। 27 जून को किराया चुकाए 250 रुपये। 30 जून को वेतन चुकाया 2,000 रुपये ना। तो इस टाइप से अपने यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं है ना। अब जो ये इसके साथ तक अपन देख लिए क्या।
नहीं देखें, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये निरस्त हो गया था ना, ये पेपर क्या निरस्त हो गया था, यहाँ पे कुछ दिक्कत रहा होगा। यहाँ पे तृतीय प्रश्न पत्र का सैद्धांतिक विषय है ना, पर अपने को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी मतलब वही 5 क्वेश्चन है और उसके सभी के अंक समान है, मतलब 20 नंबर। यहाँ पे पूर्णांक 100 नंबर का 3 घंटे टाइम देगा ना। तो यहाँ पे अध्ययन अवकाश क्या होता है ना, क्या प्रावधान इसके बारे में, स्थानांतरण पर पदग्रहण काल है ना, अध्ययन अवकाश है ना, मतलब स्टडी लीव क्या होता है ना, कितने कितने दिन मिलती है, स्थानांतरण पर पदग्रहण काल है ना, ये अपना सैद्धांतिक है, पुस्तक रहित है ना, इसमें पुस्तक नहीं रहेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहेगा। स्थानांतरण पर पदग्रहण काल की पात्रता तथा पदग्रहण काल में वेतन भत्तों के नियमन के संबंध में प्रावधानों को उल्लेख करें है ना। पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में पेंशन नियमों का क्या प्रावधान है ना, पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में पेंशन नियमों का क्या प्रावधान है उसके बारे में बताना है। पेंशन सारांशीकरण है ना, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दें यहाँ पे। चिकित्सा परिचर्या के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु क्या नियम है ना, चिकित्सा परिचर्या के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु क्या नियम है इसके बारे में बताना है। यहाँ पे चिकित्सा परामर्श के लिए की गई यात्रा और असक्त शासकीय कर्मचारी की देखभाल हेतु की गई यात्रा के संबंध में क्या नियम है संक्षेप में बताना है। धारणाधिकार है ना, धारणाधिकार क्या है यहाँ पे संक्षेप में इसका है ना, प्रतिधारित स्थानांतरण तथा समाप्ति संबंधी प्रक्रिया समझाई। यहाँ पे निम्नलिखित अंतर प्रक्रिया यहाँ पे सेवा मुक्ति निष्कासन है ना, सेवा मुक्ति निष्कासन, सेवा मुक्ति क्या होता है, निष्कासन क्या होता है ना, सेवा उपादान और अवशिष्ट उपादान है ना, शुल्क और मानदेय क्या क्या होता है, अधिवार्षिकी पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन है ना, अधिवार्षिकी पेंशन सेवानिवृत्ति पेंशन। यहाँ पे 4 संचित टिप्पणी लिखी यहाँ पे। अकार्य दिवस यहाँ पे, लघुकृत अवकाश, बाह्य सेवा यहाँ पे, एक्सटर्नल सर्विस, अंतरिम पेंशन यहाँ पे, स्थायी यात्रा भत्ता है ना। ये हो गया यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, ये लास्ट है ना, 7वां क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट है अपना, तो इसको अपने को देखना है ना। तो 7वां क्वेश्चन लास्ट, इसको देखते हैं। निम्नलिखित विवरण के आधार पर राज्य शासन के श्री क का अवकाश लेखे में दिनांक 31/12/2024 की स्थिति में अर्जित अवकाश तथा अर्ध वैतनिक अवकाश की पात्रता की गणना कीजिए है ना। दिनांक 31/12/2018 की स्थिति में अवकाश खाते में अर्जित अवकाश 110 दिन, अर्धवेतन अवकाश 100 दिन शेष है ना। अर्जित अवकाश कितने 110 दिन और अर्धवेतन अवकाश 100 दिन शेष है। श्री क को निम्नानुसार अवकाश लिया गया जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ना। अर्जित अवकाश 30 दिन दिनांक 1/3/2019 है ना। अर्जित अवकाश कितना 30 दिन दिनांक 1/3/2019 से। लौकिक अवकाश 20 दिन यहाँ पे 1/2/2021 से। यहाँ पे अर्जित अवकाश 22 दिन 12/4/2024 से। अर्धवेतन अवकाश 26 दिन 5/3/2024 से यहाँ पे। और अर्जित अवकाश 15 दिन 7/2/2025 से है ना। तो इसको कैसे अपने सॉल्व करना है, हालांकि हो सकता है मेरे को यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत रहा होगा, इसलिए इसको क्या कर दिया गया यहाँ पे, वो कर दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है यहाँ पे है ना। तो इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखना था, इसलिए हो सकता है इस क्वेश्चन को पेपर को निरस्त कर दिया गया होगा ना। तो इसको इसलिए निरस्त किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस का जो समरी है यहाँ पे ये समाप्त होता है यहाँ पे है ना। आपका वीडियो में तो बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो है ना।